नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और जय मसीह की दोस्तों। जी हाँ, मेरा नाम है अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने मुद्रा चैप्टर को, जो हमने लास्ट वीडियो में आधा कंप्लीट कर लिया था और आधा हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बिना देर करते हुए मैं आप सभी को पहले उसका रिवीजन कराता हूँ, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आगे की टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हम रिवीजन करते हैं। 2 मिनट में हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। दो रिवीजन में हमने सबसे पहले पढ़ा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। ब्रिटिश शासन कार्यकाल के लोगों ने उसकी स्थापना की थी। और उसके बाद जो हमने पढ़ा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 हेडक्वार्टर्स हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो मैंने आपको डायग्राम्स के द्वारा इंडिकेट करके दिखाया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। यह प्रणाली प्राचीन समय में प्रचलित थी। उसके बाद आते हैं वो मुद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई थी। मुद्रा की उत्पत्ति और मुद्रा की परिभाषा जानी थी हमने। मुद्रा एक जटिल परिभाषा है जो वस्तु विनिमय के माध्यम को आसान बनाती है और वस्तु के मापदंड को आसान बनाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था मुद्रा की उत्पत्ति और मुद्रा के वो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। दोस्तों, ये तो था हमारा रिवीजन। और वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां कौन कौन सी थी? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां 4 थी। पहला था वस्तु के संचय का अभाव, दूसरा था वस्तु के मापक या मापदंड का अभाव, तीसरा था स्थगित भुगतानों का अभाव और चौथा था आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, जो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर डिस्क्रिप्शन और नीचे कार्ड में उसका लिंक दे रखा है, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको रिवीजन करा दिया। मैं हर वीडियो से पहले प्रीवियस वीडियो का रिवीजन आपको कराऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आप ज्यादा अच्छे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप अपने नोट्स बना लीजिए। जो मैं आपको बताता हूँ उसके नोट्स बना लीजिए और मैं गारंटी लेता हूँ ये नोट्स आपको बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज देंगे और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर आपको फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे के चैप्टर की ओर। दोस्तों, जैसा हमने कल की वीडियो का भी रिवीजन कर लिया है और अब हम चलते हैं मुद्रा के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया है हम जानेंगे। ये सामान्य रूप से ना मुद्रा को ना 4 भागों में बांटा गया है और वो चार भाग और प्रकार क्या है मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 है आदेश मुद्रा, नंबर 2 न्यास मुद्रा, नंबर 3 पूर्णकाय मुद्रा और नंबर 4 शाख मुद्रा। मैं बताता हूँ, ये तो मैंने आपको खाली पॉइंट्स बताए, अब मैं इनका एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि मैंने इन सबको डायग्राम के थ्रू जो मैं बताता हूँ वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके सब बताता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले मुद्रा के 4 प्रकार में से पहला प्रकार जानते हैं, आदेश मुद्रा क्या होती है। दोस्तों, आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश द्वारा चलाई जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रिजर्व बैंक द्वारा 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के नोट सर्कुलेशन यानी कि चलन में है, तो वह दोस्तों वह आदेश मुद्रा का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ये आदेश मुद्रा केंद्रीय बैंक और भारत सरकार, किसी भी देश की सरकार और उसके केंद्रीय बैंक के आदेश द्वारा चलाए जाते हैं। ये तो थी हमारी आदेश मुद्रा। और आते हैं उसके नंबर 2 पर। आदेश मुद्रा के बाद आता है न्यास मुद्रा। तो दोस्तों जानते हैं न्यास मुद्रा क्या होती है। न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता के परस्पर विश्वास के संबंध को दर्शाती है, जैसे चेक और ड्राफ्ट। मैं आपको समझाता हूँ। अदाकर्ता होता है पैसे देने वाला, प्राप्तकर्ता होता है पैसे लेने वाला। और ये दो जब अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों आपस में विनिमय करते हैं तो ये न्यास मुद्रा उनके विनिमय के परस्पर विश्वास के संबंध को दर्शाती है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति को चेक दे देते हैं लिख के या फिर किसी को ड्राफ्ट दे देते हैं, तो ये न्यास मुद्रा के सबसे बड़े उदाहरण है, चेक और ड्राफ्ट। आप इन्हें एज इट इज अपनी नोटबुक में नोट बनाइए इनके। और अगर क्वेश्चन आता है, ये जो मुद्रा के प्रकार है कभी कभी चार नंबर में पूछ लिए जाते हैं और जो मैं आगे आपको बताऊंगा बस वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जो हम फिर एक्स्ट्रा पढ़ें, क्योंकि हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है, हमें वही पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। और आप सोच रहे होंगे मैं आपको इकोनॉमिक्स और ये सोशल साइंस वगैरह का सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों सबसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था सोशल साइंस मेरे पास थी तो मेरे 99 मार्क्स आए थे 100 में से। तो मेरी सोशल साइंस बहुत अच्छी है। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को सोशल साइंस बहुत हार्ड लगती है, लेकिन मेरे लिए कुछ हार्ड नहीं है, मेरे को बहुत ईजी लगती है सोशल साइंस। इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको बिना हिचक। आप किसी भी सवाल का क्वेश्चन मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारी पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है जानते हैं। पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें सिक्के का अंकित मूल्य और सिक्के का धातु मूल्य से अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें सिक्के का अंकित मूल्य और सिक्के का धातु मूल्य अधिक होता है।
सिक्के का अंकित मूल्य और धातु मूल्य क्या होता है जानते हैं। जब हमने आपने कोई भी सिक्का देखा होगा, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उस पर लिखा होता है 1, 2, 5, 10, वो होता है अंकित मूल्य। और वो धातु मूल्य वह होता है जो 1, 2, 5, 10 के सिक्के को जिस धातु से बनाया गया उसका धातु मूल्य। जैसे कुछ सिक्के स्टील से बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, और प्राचीन समय में सोने, चांदी और गिलट के सिक्के बनाए जाते थे। तो वह जो धातु होती है वह होता है उसका मूल्य। आपने देखा होगा चांदी का सिक्का होता है, तो चांदी का सिक्के का धातु मूल्य अधिक होता है और अंकित मूल्य कम होता है। जैसे अगर हम ले लें, पहले चांदी और सोने के सिक्के चला करते थे, जिस कारण उनका धातु मूल्य अधिक था, जिन उस टाइम पे धातु मूल्य कम था और अंकित मूल्य ज्यादा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज स्थिति विपरीत हो चुकी है, क्योंकि आज सिक्के का धातु मूल्य कम है और अंकित मूल्य अधिक है। यही होता है जैसे अंक। और उसके बाद आते हैं हम शाख मुद्रा। दोस्तों शाख मुद्रा क्या होती है? ये शाख मुद्रा जो है वो पूर्णकाय मुद्रा का विपरीत उदाहरण है एक। इसमें होता है अंकित मूल्य, तो मुद्रा का अंकित मूल्य कम होता है और धातु मूल्य ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं सोने और चांदी के सिक्के। सोने और चांदी के सिक्के क्या होते हैं दोस्तों? आप सभी जानते हैं सोने और चांदी का भाव क्या है और स्टील का भाव क्या है। ये जो हमारे जो 1, 2 रुपए के सिक्के होते हैं, हमारे स्टील और सिल्वर से बने होते हैं, और जो हमारे सोने और चांदी के सिक्के होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर आपने कभी सोने या चांदी का सिक्का खरीदा होगा, वैसे तो मैं जानता हूँ आपने नहीं खरीदा होगा, लेकिन मैंने खरीदा जो मेरे को 700 रुपए का पड़ा था। इसलिए जो सिक्के शाख मुद्रा होती है वह यही होती है, जो सिक्के का धातु मूल्य होता है वह अधिक होता है और सिक्के का अंकित मूल्य होता है वो कम होता है। इसको शाख मुद्रा कहते हैं। दोस्तों ये तो थी हमारे मुद्रा के प्रकार जो मैंने आपको बताया। नंबर 1 आदेश मुद्रा, नंबर 2 न्यास मुद्रा, नंबर 3 पूर्णकाय मुद्रा, नंबर 4 शाख मुद्रा। तो ये मुद्रा के अच्छे से आप रिकैप करिए और वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए। और उसके बाद आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हमें बता रखा है मुद्रा के प्राथमिक कार्य। मुद्रा के कार्य क्या होते हैं दोस्तों? मुद्रा के यूं तो बहुत सारे कार्य, लेकिन हम खाली वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। जो मुद्रा के कार्य होते हैं मैं आपको कुछ कार्य पढ़ाऊंगा, उसमें से एग्जाम में खाली 1 या 2 कार्य पूछे जाते हैं 4 से 5 नंबर में। तो आप इसको बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ऊपर हेडिंग डालिए, ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सके और अच्छे से समझ सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर सिक्योर होने का चांस रहते हैं। तो चलते हैं मुद्रा के कार्यों के ऊपर। मुद्रा का सबसे पहला प्राथमिक कार्य है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य इस प्रकार है, और मुद्रा का सबसे प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम। जी हाँ दोस्तों, विनिमय का माध्यम। विनिमय क्या होता है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं कि विनिमय का माध्यम होता है दोस्तों। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, और मुद्रा जो है ना लेन देन का माध्यम, सबसे अच्छा माध्यम है विनिमय का, सबसे अच्छा वस्तु विनिमय प्रणाली। मैंने सब प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन पार्ट 1 जाकर के देखिए अगर अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 बिल्कुल समझ नहीं आने का, क्योंकि पार्ट 1 में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं वो जो इसमें नहीं हो पाएंगे, और मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया। इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखिए जाके, और इसके बाद ये वीडियो देखिए, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकें, आप अपने 5 से 10 मार्क्स सिक्योर कर सके मुद्रा। इसके बाद आते हैं हम विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का माध्यम क्यों है, तो मैं आपको वही समझाऊंगा। कुछ पढ़ता हूं, उसके बाद आप खाली वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, अपने नोट्स बनाइए, उसके बाद मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। मुद्रा का महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम से अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से है। जो वो विनिमय से अभिप्राय ना वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से। जैसे वस्तुएं तो होती है, जैसे कोई भी वस्तु, आटा, दाल, चावल, चीनी, XYZ कोई भी वस्तु हो सकती है। और सेवाएं क्या होती हैं? सेवा होती है जैसे अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करना, बैंकिंग की सुविधा अवेलेबल कराना, और बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो हम लेते हैं लोगों से, उसके बदले हम कुछ उनसे विनिमय करते हैं, यानी लेन देन करते हैं उन सेवाओं और वस्तुओं के बदले। तो इसी से समय के सभी वस्तुओं का विनिमय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। जो हमारा वर्तमान समय है, उस समय में ना, वर्तमान समय में सभी विनिमय मुद्रा के माध्यम से किए जाते हैं। लेकिन जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी बार्टर सिस्टम जो था हमारा, उसमें मुद्रा का प्रचलन काफी हद तक कम था, और लोग वस्तु द्वारा वस्तु का विनिमय करा करते थे। जैसे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी प्रीवियस वीडियो में। और मुद्रा के माध्यम से सभी विनिमय सरल हो चुके हैं। आज क्रेता वस्तु को खरीदते समय संतुष्ट होता है और विक्रेता वस्तु को बेचते समय संतुष्ट होता है। और परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के विनिमय करना अत्यंत जटिल होता था, परंतु मुद्रा ने इसे सरल बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से
हमने लास्ट वीडियो में अपना पढ़ा था, उसमें कहा था आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, क्योंकि जब दोनों पक्षों की आवश्यकता सेम होती थी जब ही विनिमय संभव हो पाता था। लेकिन मुद्रा विनिमय प्रणाली ने इसको काफी हद तक सरल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब जो उपभोक्ता होता है वो खरीदते समय संतुष्ट होता है, वो पैसे देता है, अपने आवश्यकता का सामान खरीद लेता है, और जो विक्रेता होता है ना वो उसे उस वस्तु को बेचते समय संतुष्ट होता है, वह अपनी आवश्यकता का सामान, वो उसकी आवश्यकता, वह अपना सामान देकर के अपने पास पैसे ले लेता है, मुद्रा ले लेता है, जिससे मुद्रा ने ना काफी सारे विनिमय को सरल बना दिया है और हर चीज को हम आराम से विनिमय कर सकते हैं, और मुद्रा ने इसको काफी सरल बना दिया है। ये तो था हमारा पहला मुद्रा का प्राथमिक कार्य। इसके बाद मैं आता हूँ मुद्रा का जो सेकंड कार्य है, दूसरा कार्य है, वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, आप इन्हें जरूर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके इनके ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर अच्छे से याद रहे कि ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमेशा ज्यादातर एग्जाम में 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। इसके बाद आते हैं अपने दूसरे कार्य पर, वस्तु की इकाई के मापक या मापदंड। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा जो है ना वो वस्तु की इकाई के मापक और मापदंड है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके डालिए। ये भी 4 से 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी नहीं, हमेशा। जब मैं अब से 2 साल पहले पढ़ा था 12th क्लास में, तो मेरे से जरूर आए, मैंने जरूर इनको अच्छे से पढ़ा था और यही आए भी थे। मुद्रा का प्राथमिक कार्य वस्तु की इकाई के मापक है। वस्तु की इकाई के मापक से अभिप्राय वस्तु को मुद्रा के आधार पर मापने से है। जी हाँ दोस्तों, जो वस्तु की इकाई के मापक का कार्य होता है उसका अभिप्राय, उससे वस्तु को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। या जो मुद्रा के प्रचलन से पहले जो था, हम वस्तु की इकाई के मापक को नहीं माप सकते थे। जो भी विनिमय होते थे वे सभी अनुमान के आधार पर यानी अंदाजे से किए जाते थे। अगर हम 1 मुट्ठी किसी को गेहूं देते हैं तो वो हमें 1 मुट्ठी चावल या फिर उसके अनुमान के जो जब उस टाइम का अनुमान होता होगा उसके अनुसार हमें उसका विनिमय कर देते थे। लेकिन अब जो है ना, मुद्रा ने हर चीज का एक मापक बना दिया। जैसे दूध 60 रुपए किलो मिलेगा, पेट्रोल की कीमत आगे घटती बढ़ती रहती है, वह 80 रुपए तक, आज जो उसका करंट प्राइस है 80 रुपए है। कपड़ा मीटर में मिलता है और दूध लीटर में मिलता है, दूध और तेल सब लीटर में मिलता है, और जो हमारा रोजमर्रा का राशन का सामान है वो हमें किलोग्राम में मिलता है। इस तरह से मुद्रा ने हर चीज का एक प्राइस यानी कि मूल्य निर्धारित कर दिया है, और हम हर चीज को मूल्य मुद्रा के अनुसार नाप सकते हैं। इसी को मैं आगे पढ़ के सुनाऊंगा। मुद्रा के कारण प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक इकाई की कीमत का निर्धारण हो चुका है। जैसे कपड़ा मीटर में और सभी दूध तेल और सभी आदि लीटर में, और मुद्रा के कारण सभी विनिमय सरल हो चुके हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में इसका अभाव था। जैसा मैंने आप सभी को बताया, जो मुद्रा ने ना सबके एक मापदंड यानी मानक तैयार कर दिए हैं। दूध तेल आदि सब लीटर में और कपड़ा मीटर में, और वस्तुएं किलोग्राम में मिलेंगी। तो मुद्रा ने सबके मापक निर्धारित कर दिए। उससे पहले ये सब अनुमान के आधार पर हुआ करता था। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी उसमें वस्तु की इकाई के मापक का अभाव था। इसी कारण मुद्रा ने इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया, और आज ये बहुत बड़ा वस्तु मुद्रा का कार्य है। और इसका अभाव, किसी वस्तु की प्रति इकाई को मापना संभव था, परंतु मुद्रा ने सरल बना दिया है। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, किसी भी वस्तु को उसके मापक के आधार पर मापना असंभव था, और वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली ने इसको बिल्कुल समस्या को सरल कर दिया है। उसके बाद आते हैं मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। ये तो थी हमने अपनी मुद्रा के प्राथमिक कार्य पढ़े। मुद्रा के प्राथमिक कार्य 2 हैं, एक तो विनिमय का माध्यम और मूल्य के इकाई के मापक या मापदंड। इसके बाद हम जानते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया उसके कार्य, उसकी सीमाएं और उसके वस्तु मुद्रा के बारे में, और विनिमय का माध्यम और विनिमय क्या होता है ये हमने सब जान लिया। और अब हम जानेंगे दोस्तों, जब हर कोई चीज मार्केट में आती है तो वो कोई ना कोई उसका उत्पादक होता है, उसके उपभोक्ता होते हैं। तो हम ये जानते हैं, जब मुद्रा का भी कोई उत्पादक होना चाहिए। जब मुद्रा मार्केट में आएगी यानी कि बाजार में आएगी, तो मुद्रा का भी कोई उत्पादक होना चाहिए। जानते हैं मुद्रा का उत्पादक कौन है, और मुद्रा कहाँ बनती है और कैसे बनती है और कैसे बनाई जाती है, कौन बनाता है। तो देखते रहिए, आप जो मैं बताऊंगा वो डिस्प्ले होगा आपको। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। मुद्रा की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय सरकार और वाणिज्य बैंक मिलकर करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के नोट जारी करता है, और कम आरबीआई 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट जारी करता है। और नोट जारी करने के लिए आप ये मत सोचिए कि अगर आरबीआई नोट जारी करता है तो वो इतने नोट जारी करता है हर इंसान के पास, हर इंसान की जेबें भर जाए, घर भर जाए नोट से। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आरबीआई इतना नोट छाप देता है तो हमारे रुपये की कीमत
इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, जिससे हमारे रुपये, हमें कुछ भी चीज खरीदने के वस्तुओं की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और रुपए की कीमत बहुत ज्यादा घट जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। आरबीआई की कुछ सीमाएं, कुछ निर्देश हैं, कुछ गाइडलाइंस है। जब आरबीआई नोट जारी करता है तो वो कम से कम 115 करोड़ का सोना या कुछ विदेशी प्रतिभूतियां 200 करोड़ रुपए तक का 200 करोड़ रुपए तक की सिक्योरिटीज अपने सरकारी कोष में जमा करता है, उसके बाद नोट जारी किए जाते हैं। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर आरबीआई नोट जारी कर सकता है तो वह इतने नोट जारी क्यों नहीं कर देता कि हिंदुस्तान यानी इंडिया के सभी गरीबों की गरीबी दूर हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। 200 करोड़ का सोना कोई आम बात नहीं है। आरबीआई अपने सरकारी कोष में जमा करता है, उसके बाद ही नोट जारी किए जाते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं, आप नोट्स बना लीजिए और मैं आराम से पढ़ूंगा। मुद्रा की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार और व्यापारिक बैंक मिलकर करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक दो रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट जारी करता है, जिसके लिए आरबीआई 200 करोड़ का सोना, कम से कम 115 करोड़ का सोना और कुछ विदेशी प्रतिभूतियां नकद कोष में जमा की जाती हैं। 1 रुपए का नोट और सभी सरकार के सिक्के भारतीय सरकार के वित्त मंत्री द्वारा जारी किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो इसको देख मैं आपको बता देता हूँ। 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के भारत के वित्त मंत्री द्वारा जारी किए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करके लिख लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो बिल्कुल भी। इसके लिए मैं आपको कहूंगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बार कहा है तो समझिए आप, ये बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी आपसे कोई भी पूछ सकता है। और जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो 1 रुपए का नोट होता है ना, उस पर खाली हमारे वित्त मंत्री के सिग्नेचर होते हैं। हमारे आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते, वो खाली वित्त मंत्री के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट पे। और उसके बाद बैंक भी मुद्रा का पूर्ति करते हैं। ये अर्थव्यवस्था में जनता को, और जो हमारे वाणिज्य बैंक होते हैं ये भी मुद्रा की पूर्ति करते हैं। ये नोट जारी तो नहीं करते, लेकिन मुद्रा को लोन के रूप में राशि प्रदान करते हैं और मुद्रा की पूर्ति करते हैं। इसके बाद आते हैं मुद्रा का एक और टाइप है जो उच्च शक्ति मुद्रा होती है। उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है जानते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा से अभिप्राय लोगों के पास रखी करेंसी, वाणिज्य बैंकों की तिजोरी नकद और आरबीआई के पास वाणिज्य बैंकों के नकद कोष का कुल जोड़ है। एक बार मैं आपको और बताऊंगा उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहते हैं। आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा से अभिप्राय लोगों के पास रखी करेंसी, वाणिज्य बैंकों की तिजोरी नकद और आरबीआई के पास वाणिज्य बैंकों के नगद कोष का कुल जोड़ है। इसको एज इट इज जो मैंने बताया वो अपने पास नोट्स बना लीजिए। इसके बाद आते हैं मुद्रा का मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य किसे कहते हैं। मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य, जैसा हम नाम से ही पता चल सकता है, मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य क्या होता है। मौद्रिक मूल्य वह मूल्य होता है जो मुद्रा पर अंकित होता है, और मुद्रा का वस्तु मूल्य वह मूल्य होता है जिस धातु से वह मुद्रा बनी है। जैसे अगर सोने से बनी है और सोने का प्राइस आपको पता है, स्टील से बनी है, स्टील का प्राइस आपको पता है। जो 10 रुपए का सिक्का होता है वो हमारा पीतल और स्टील का बना होता है, तो आपको पता है पीतल और स्टील का क्या प्राइस है। तो जो उसका धातु, उस पीतल और स्टील का प्राइस है वो तो होता है हमारा धातु मूल्य, और जो उसका 10 रुपए अंकित जो 10 रुपए प्रिंटेड है वो होता है हमारा अंकित मूल्य। इसके बाद आते हैं मुद्रा की पूर्ति के माप। मुद्रा की पूर्ति के 4 माप हैं। ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे हर बीए, बीकॉम, सीए फाउंडेशन और 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जरूर नोट डाउन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, अपने नोटबुक में नोट्स बना लीजिए। मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करता हूँ। मुद्रा की पूर्ति के जो माप हैं वो 4 माप हैं, जो हम M1, M2, M3, M4 के नाम से जानते हैं। तो जानते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल्स में। M1 होता क्या है। M1 के अंदर जो आते हैं वो जनता के पास रखी करेंसी, और उसमें प्लस मांग जमाएं और आरबीआई की उच्च जमाएं, ये आती हैं। M1 में 3 चीजें आती हैं, जनता के पास रखी करेंसी, मांग जमाएं और आरबीआई की उच्च जमाएं। और ये तो था M1, और M2 में आते हैं M2 जो है उसमें M1 प्लस होगा, और उसमें जमा होगा डाक खाने की बचत जमा, यानी डाक खाने में जो हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें जो हम जमा करते हैं वह। अब आते हैं M3, मुद्रा के मापक का M3 क्या होता है। M3 का मतलब होता है M1
प्लस बैंकों की साध्वी जमाएं। साध्वी जमाएं कहते हैं फिक्स डिपॉजिट को। आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा साध्वी जमा क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट को कहते हैं। और बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होगा फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स डिपॉजिट होता है हम अपने एक अनुबंध के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो हम अपने पैसे बैंक में 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, साध्वी जमा करा सकते हैं। लेकिन उसे हम बीच में नहीं निकाल सकते। अगर हम निकालना चाहते तो हमें केवल उतना ही ब्याज मिलेगा और शायद हमें ब्याज ना भी मिले। ये होती है साध्वी जमा। तो M3 जो मुद्रा का मापक है उसमें M1 जुड़ेगा, M1 और प्लस होगा उसमें व्यापारिक बैंकों की साध्वी जमाएं ये जुड़ेंगी। और M1 आपको पता ही है M1 क्या होता है, जनता के पास रखी करेंसी और मांग जमाएं और RBI की उच्च जमाएं। इसके और मांग जमा में 2 वस्तुएं आती है जो हम बैंक से ड्राफ्ट या फिर चेक के जरिए निकालते हैं, वह और लोन, ये मांग जमाएं कहलाती हैं। उसके बाद आते हैं M4 भी मैं आपको बताऊंगा। M4 में M3 जुड़ेगा और डाकखाने की कुल जमाएं। M3 के अंदर आपको क्या होता है, M3 के अंदर M1 जुड़ेगा और डाकखाने की साध्वी जमा और व्यापारिक बैंकों की साध्वी जमाएं। इसलिए एज इट इज M3 जुड़ेगा और डाकखाने की कुल जमाएं, साध्वी जमा और बचत जमा सारी जमाएं जुड़ेंगी और M4 में M3 जुड़ेगा। आप अच्छे से चार्ट बना के दे रखा है मैंने, इस चार्ट को अच्छे से रीड करिए, एज इट इज इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और ये तो था आज का मुद्रा का चैप्टर जो हमने आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आपने मुद्रा की पहली वीडियो नहीं देखी, ऊपर कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जाकर देखिए। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो इसको देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, ताकि आपको वो रिकैप हो सके। इसमें मैंने रिवाइज भी कराया है। इसके बाद हम इस नेक्स्ट वीडियो में देखें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुद्रा से के चैप्टर से ही हमेशा 4 से 5 नंबर और 1 से 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो में वही देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपनी सपोर्ट बनाए रखें।